अल्केन एंड हेलो एरीन, राइट। तो सिंपल सा डिफरेंस है दोनों में, एक में अल्केन आता है और एक में एरीन्स आता है। एरीन का मतलब हो गया एरोमेटिक रिंग, यानी कि बेंजीन रिंग, है ना। तो एक आपके पास है हेलो अल्केन, यानी कि आप आर एक्स आपका कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप MEX लिखते हैं तो Me का मतलब होता है मिथाइल, ये मैं कई बार पहले भी बता चुका हूं। ET लिखते हैं तो इसका मतलब होता है इथाइल, ठीक है। हाँ, और एक होता है हेलो एरीन्स, यानी कि AR-X। अब AR होगा कोई भी एरोमेटिक रिंग, आप जनरली समझ सकते हैं AR का मतलब होता है फिनाइल ग्रुप। इसको आप PH भी लिखते हो, यानी कि C6H5। तो स्टार्टिंग करते हैं इसका इंट्रोडक्शन से, यानी कि क्लासिफिकेशन से शुरू करते हैं। यह आपने ऑलरेडी 11th में भी पढ़ा हुआ है, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें वैरायटी नहीं है, आप इसमें पढ़ सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजेंस, हैलोजन के नंबर के बेस पे देखते हैं कितने टाइप का होता है। अब सिंपल सी बात है, अगर एक हैलोजन है तो मोनोहेलो डेरिवेटिव्स या मोनोहेलोजन कंपाउंड, और अगर आप कहते हैं कि दो हैं तो डाईहेलो हो जाएगा, दो से ज्यादा हैं तो ट्राईहेलो, पॉलीहेलो, इस तरह से चलता रहेगा। मोनोहेलो का मतलब वन हैलोजन, सिंपल सी बात है। अब इसमें आप लिख सकते हैं क्लोरोबेंजीन भी आ सकता है आपके पास, मिथाइल क्लोरीन भी आ सकता है, इथाइल क्लोराइड भी आ सकता है, इस तरह से। डाईहेलो हम 3 टाइप का रखेंगे। इसमें आता है जैम और विसिनल और अल्फा ओमेगा। कर दो। जैम होता है एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन, Ci। सही स्पेलिंग आपके क्या है तो मतलब है। तो ये आपके पास हो सकते हैं जैसे एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन, इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास जैम डाई हैलाइड। अगर आप इसके नाम की बात करें तो आपको याद होगा, सफिक्स इसके नाम में लगता है इडीन। तो जैसे ये है तो इडीन लगेगा, तो प्रोपीन है तो प्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड, ये इसका नाम हो जाएगा, लिख लीजिए इसको। और जैसे अगर आपके पास 2 कार्बन का है और दोनों पे क्लोरीन लगा दिया, अगर ये क्लोरीन है तो क्लोराइड हो जाएगा, इसको बोलेंगे इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। तो इस तरह से इसके नाम लिखे जाते हैं। विसिनल एडजेसेंट कार्बन पर होगा, जैसे ये विसिनल का मतलब एडजेसेंट कार्बन, तो एडजेसेंट कार्बन पर हैलोजन होगा तो विसिनल हैलाइड कहेंगे इसको। नाम वही इथेन 1,2 डाइक्लोराइड कह सकते हो, इसको आप सिंपल, कोई अलग से नाम नहीं दिया जाता। और अल्फा ओमेगा का मतलब हो गया एक छोड़कर एक, मतलब अगर ये है तो इस पे आ जाएगा और इस पे आ जाएगा, ये कहलाएगा अल्फा ओमेगा। ये हो गया आपके पास मोनोहेलो डाईहेलो। डाईहेलो में 3 टाइप का, जैम एक ही कार्बन पर, विसिनल एडजेसेंट कार्बन पर, अल्फा ओमेगा एक छोड़कर एक। ट्राईहेलो में 3 होंगे, जैसे आपके पास इसमें आ सकता है CHCl3, और आप कह सकते हो इसको CH
X3, तो इसको हम बोलते हैं हेलोफॉर्म। अब हेलोफॉर्म में आप इसमें क्लोरीन लगा सकते हैं, ब्रोमीन लगा सकते हैं, आयोडीन लगा सकते हैं। इसमें आपके पास हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म। सिंपल। अगला लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम, सेम एज अल्कोहल हमने पढ़ा था। कैसे? अगर आप इसकी बात करो, ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री हैलाइड। अगर ये वाला कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा है 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री हैलाइड। और 3 डिग्री हैलाइड, तो ये भी कहलाते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हैलाइड। और आपको बताने की जरूरत नहीं है, 3 डिग्री हैलाइड एलिमिनेशन की तरफ भागता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर हैलोजन। न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसका? बेंजीन रिंग का। तो हम कह सकते हैं न्यूक्लियर हैलोजन मतलब इफ halogen is directly attached to the benzene ring, for example chlorobenzene, ये वाला न्यूक्लियर हेलोजन नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा, है ना, बेंजाइल क्लोराइड बोलते हैं ना इसको। इस ग्रुप को बेंजाइल बोलते हैं, है ना। तो दोनों में फर्क समझ के रखना। क्लोरो बेंजीन ये है और ये आपका बेंजाइल क्लोराइड है। ये न्यूक्लियर हेलोजन है, ये नहीं है। और इसमें आप इसको भी लिख सकते हैं ऑर्थोब्रोमोफिनॉल या 2-ब्रोमोफिनॉल, ये भी आपका न्यूक्लियर हेलोजन है। अच्छा, ये न्यूक्लियर हेलोजन नहीं है, बट इसको हम बोलते हैं साइड चेन हेलोजन। अगर ना दिखे तो मैं यहां लिख देता हूं कि साइड चेन हेलोजन, जैसे ये वाला है, इसको हम साइड चेन हेलोजन कहते हैं। बेंजीन से कार्बन फिर उससे जुड़ा हुआ है। इसके अलावा साइक्लो एल्काइल हैलाइड्स भी होते हैं। कोई भी कार्बन की रिंग ले लो, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, और उससे हेलोजन जुड़ा हो, तो इसको साइक्लो एल्काइल हैलाइड, और इस केस में साइक्लो ब्यूटाइल क्लोराइड। और अगर आप इसका आईपीसी नेम पूछेंगे तो हम कह देंगे क्लोरो साइक्लो ब्यूटेन। और कॉमन नेम पूछेंगे तो साइक्लो ब्यूटाइल क्लोराइड। अगला देखिए, एलाइलिक हैलाइड। एलाइल विनाइल का बड़ा भाई, ये 3 कार्बन वाला जो होता है ना, ये इस ग्रुप को हम बोलते हैं एलाइल। अगर इसमें हेलोजन जुड़ा है तो ये कहलाएगा एलाइलिक हैलाइड। वैसे स्पेलिंग आपको क्या आएगा सबकी। ओके, अब देखिए इसकी खास बात क्या है। लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड,
अच्छा ये अलग है, ठीक है। अब आप अगर यहां से इसको निकाल देते हो तो आपके पास बनता है Cl-, और यहां देखिए पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेट पोजीशन है, तो यहां पे हो जाएगा रेजोनेंस। यानी कि एलाइलिक क्लोराइड से अगर आप क्लोरीन को हटाते हो तो जो आपका कार्ब केटायन बना है, ये कार्ब केटायन स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस। इसलिए हम कह सकते हैं एलाइलिक हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव, हैंस एलाइलिक हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव। अब इसके छोटे भाई से बात करो एक बार, विनाइलिक हैलाइड, यानी कि आप इसकी बात कर रहे हो। यहां पर लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, रेजोनेंस की कंडीशन बनती है, तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहां माइनस, ये देखिए रेजोनेंस है, यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, इसलिए ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, इसलिए रिएक्टिव नहीं है। सेम चीज आपने पढ़ी थी, इधर देखिए क्लोरोबेंजीन, क्लोरीन क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन, उसके बाद में डबल बॉन्ड। सेम ये पोजीशन अगर आप बात करो तो ये पोजीशन भी आपकी विनाइलिक हैलाइड की ही तरह है, ये भी एक तरह का विनाइलिक हैलाइड है, और यहां पर भी रेजोनेंस हो जाता था और ये आगे चला जाता था। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें साइक्लिक रेजोनेंस होता था जो आगे तक बढ़ता जाता था, इसमें सिर्फ यहीं तक है। इसी वजह से क्लोरोबेंजीन भी रिएक्टिव नहीं था और इसी वजह से विनाइलिक हैलाइड भी रिएक्टिव नहीं है। तो कह सकते हो कार्बन Cl बॉन्ड possess partial double bond character due to resonance. So vinylic halides are least या लेस रिएक्टिव कह सकते हो। प्लस आप यहां देख रहे हो ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, यानी कि इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। तो वो चीज हम आगे लिखाएंगे, sp2 कार्बन सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो लेस बॉन्ड लेंथ, सो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, और यहां पे भी आप कह सकते हो आप लेस रिएक्टिव। जितना बॉन्ड छोटा होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। चलिए तो शुरू करें। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इंट्रोडक्शन खत्म, फिर हम पढ़ेंगे जीएमपी, जीएमपी के बाद में फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर केमिकल प्रॉपर्टी, और इसमें हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी थोड़ा पढ़ेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लंबा है चैप्टर थोड़ा सा, हेलो ये अल्कोहल की तरह ही। चलिए साहब लिखिए, जीएमपी जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि हैलोजन हम कैसे बनाएंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं फ्रॉम अल्केन, और ये इंटर कन्वर्जन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, आप जब भी कोई इंटर कन्वर्जन करते हैं तो कहीं पर अल्केन बन जाता है, फिर अल्केन का आपको पता है इथेन अगर बन गया तो इथेन का ऑक्सीडेशन भी नहीं होता। अगर आपको उसमें डबल बॉन्ड चाहिए, इथीन बनाना है, तो उसमें OH लगाना पड़ेगा या क्लोरीन लगाना पड़ेगा। OH आपका लगेगा नहीं, क्यों? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। जरा सपोज कीजिए मेरे पास ये यहां पर मैं कोई इंटर कन्वर्जन करता 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 यहां फंस गया और मुझे पहुंचना है यहां तक, तो मैं क्या करूं? इथेन का ऑक्सीडेशन होता नहीं, मेरे हाथ बंद गए। तो इस केस पर आप
हेलोजिनेशन करा सकते हो, तो उससे आपका हो जाएगा CH3CH2Cl। अब फिर आपको यहां पहुंचना है, फिर आप इसमें एक्वस KOH डाल करके इसमें अल्कोहल बना सकते हो और फिर इसका ऑक्सीडेशन करा करके एल्डिहाइड बना सकते हो। तो ये आपका फायदा हो जाता है अगर आपको ये रिएक्शन याद है तो फ्रॉम अल्केन यहां पर हम इथेन की रिएक्शन क्लोरीन से कराएंगे लाइट की प्रेजेंस में। अब चूंकि यहां लाइट है इसलिए ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एक क्लोरीन यहां से हटेगा, सॉरी हाइड्रोजन हटेगा और आपके पास क्लोरोइथेन और HCl बन जाएगा। लिख लीजिए। और अगर आप सिर्फ ये सिंगल बनाना चाहते हैं तो यहां पर इसको एक्सेस में लिख सकते हैं, 11th क्लास की रिएक्शन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल पता होना चाहिए आपको, हमेशा लाइट की प्रेजेंस में, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, हाई टेम्परेचर, इन कंडीशन में फ्री रेडिकल बनता है। अब इसी में आप ब्रोमीन भी जोड़ सकते हैं सेम प्रोसेस से, कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शन हो जाएगी। आप इसी प्रोसेस से आयोडीन भी जोड़ सकते हैं, बट यहां पर एक दिक्कत आ जाती है, आयोडीन का साइज जो है बड़ा होता है। इसलिए कार्बन और आयोडीन का जो ये बॉन्ड होता है, बॉन्ड इज वीक। ये बॉन्ड इतना वीक होता है कि बनते ही टूट जाएगा। बनते ही टूटेगा तो ये जब इसमें से टूटेगा तो फिर से ये दोनों रिएक्शन करके वापस से इथेन बना लेंगे, यानी कि ये रिएक्शन हो जाती है रिवर्सिबल। इसीलिए आयोडीनाइजेशन लेस प्रेफर्ड होता है। फ्लोरिनेशन अगर आपका मन है कि कराना है तो आप करा सकते हैं, बट आपको पता है फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, लेस प्रेफर्ड रहेगा क्योंकि ये एक्सप्लोजिव हो जाता है, वायलेंटली एक्सप्लोसिव। इसीलिए ये भी आपका लेस प्रेफर्ड, ये भी लेस प्रेफर्ड, ये दोनों आप करा सकते हैं। आयोडीन की जनरली रिएक्शन है ना रिवर्सिबल हो ही जाती है, आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है और ये कंपाउंड इतना स्टेबल भी नहीं होता इसलिए। तो ये था अल्केन का, फ्लोरिनेशन लेस प्रेफर्ड होता है क्योंकि एक्सप्लोसिव होता है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप फ्लोरिनेशन नहीं कराते हो। आयोडीनाइजेशन इसलिए नहीं कराते हो, रिवर्सिबल हो जाता है। बाकी आप ब्रोमिनेशन और क्लोरिनेशन करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आइए फ्रॉम अल्कीन। अब आपको पता ही इसमें मैं भी क्या बताऊं, इसकी रिएक्शन आप HBr से करा दीजिए, बनाइए प्रोडक्ट, वही मार्कोनिकोव रूल हो जाएगा। ये इधर आ जाएगा माइनस प्लस H प्लस Br माइनस, तो आपके पास 2 डिग्री हैलाइड बन जाएगा। कोई चीज नई नहीं है, यहां पे आकर के जुड़ जाएगा। लेकिन अगर मैं यही रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करा दूं तो ये आपके पास होता है फ्री रेडिकल एडिशन। एंटी मार्कोनिकोव रूल, खराश इफेक्ट, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। इसमें क्या होता है एक बार देख लीजिए, HBr का पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होमोलिसिस होता है और आपका ब्रोमीन का फ्री रेडिकल बनता है। इसका भी होमोलिसिस होता है और यहां भी आपके पास में दोनों कार्बन पर एक एक फ्री रेडिकल आ जाता है।
अब ये ब्रोमीन किस कार्बन पर अटैक करे, इस पर करे या इस पे करे, ये चीज डिसाइड करता है स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर हम इसकी बात करें तो इस पर लार्जर साइज का ये जुड़ा हुआ है और इधर भी ये जुड़ा हुआ है, तो यहां पर मोर स्टेरिक हिंड्रेंस है, जबकि यहां पर सिर्फ इथाइल जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन है, तो यहां पर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसलिए Br यहां पर आकर के अटैक करता है और इसीलिए आपके पास, और हाइड्रोजन यहां आके अटैक कर जाएगा, CH3 CH2 CH2Br लगेगा। तो ये वाली रिएक्शन मार्कोनिकॉफ और ये एंटी मार्कोनिकॉफ। हालांकि ये सिलेबस में इसका मैकेनिज्म नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए जब भी फ्री रेडिकल बनता है तो वो उस कार्बन पे अटैक करता है जहां पर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस हो। फ्री रेडिकल अटैक्स ऑन द कार्बन which have less steric hindrance। चलिए एक और चीज लिखिए, ये अल्कीन का पहला था है ना, अल्कीन में एक तो ये है, दूसरा लिखिए। देखिए एक खास बात और होती है प्रोपीन की, बता रहा हूं मैं, इसको देखिए। अगर मैं यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दूं तो क्या होगा, ये बॉन्ड तोड़ दूं तो ये बनेगा और यहां पर ये रेजोनेंस से स्टेबल है। तो कार्ब एनायन जो बनता है दैट इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। इसका मतलब है ये कार्बन निकाली जा सकती है, ये कार्बन निकलेगी, इसलिए इसको हम कई बार एसिडिक हाइड्रोजन भी कह देते हैं। और ये हाइड्रोजन होती है रिएक्टिव हाइड्रोजन। लिखिए इसको, कह सकते हो एलाइलिक बोल सकते हो इसको, एसिडिक तो उसमें बोलेंगे एलाइलिक, क्योंकि इसको हटा करके देखोगे तो आपको दिख जाएगा एलाइल ग्रुप है। क्योंकि ये यहां पर आप ये भी याद रखिए सिग्मा बॉन्ड है, इतनी आसानी से ये सिग्मा बॉन्ड टूटेगा भी नहीं, बट टूट सकता है, रिएक्टिव होता है। तो कुछ रिएक्शंस में ये देखा जाता है, कौन सी रिएक्शन से वो दिखा देता हूं मैं आपको। और इंटर कन्वर्जन में अगर ये रिएक्शन कहीं पे यूज हो रही है और याद आ गई आपको तो सुभान अल्लाह, याद नहीं आई तो भी मुश्किल है। आइए, तो इसको मैं बोलता हूं, हेडिंग देता हूं, आसानी से गलत होने वाली रिएक्शन। अगर आपके पास में ये है, कौन कौन सी रिएक्शन है, एक H2 डलवा दे आपके पास हाई टेम्परेचर, हाई कितना 773 केल्विन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डिग्री सेल्सियस, इसको हम बोलेंगे पाइरोलाइसिस। इतने हाई टेम्परेचर पर ये वाला बॉन्ड तोड़ सकते हो आप, ये वाला बॉन्ड, या फिर इसमें SOCl2 अलॉन्ग विथ क्लोरीन डाल सकते हो आप, या SOCl2 लाइट की प्रेजेंस में, और एक और है NBS होगा आई गेस, है ना, NBS, N-ब्रोमोसक्सिनेमाइड विद लाइट। जब ये रिएक्शन है, अगर ये H2 है तो ये वाला हाइड्रोजन टूटेगा और आपके पास डबल बॉन्ड का कुछ नहीं होगा, यहां पर X बनेगा और दूसरा इससे मिलकर के HX बनाएगा। यहां पर सेम, चूंकि ये क्लोरीन है इसलिए यहां पर क्लोरीन जुड़ेगा और HCl अलग हो जाएगा। यहां पर N ब्रोमो यानी कि ब्रोमीन है, N ब्रोमोसक्सिनेमाइड, तो यहां पर ब्रोमीन जुड़ेगा।
ये 3 रिएक्शन है जिसमें एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, ट्वेल्थ लेवल पर थोड़ा कमी मैंने देखा है इसको आते हुए, बट एकदम से रिएक्शन और याद है तो मैं यहीं पे लिखा देता हूं छोटे से डब्बे में कि अगर आपको यही रिएक्शन करा दे डबल बॉन्ड दे करके, क्योंकि ये भी कई बार यूज हो जाती है, Br2 विद CCl4 ब्रोमीन वाटर से, तो आपके पास पाई बॉन्ड तोड़ करके दोनों जगह एक एक हाइड्रोजन लग जाएगी। ये अल्काइन बनाने में कई बार यूज हो जाती है। अब फिर इसमें अल्कोहलिक क्योएच डाल दो आप, देखो तो एक बार ये हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा HBr, एक बार इस हाइड्रोजन के साथ HBr निकल जाएगा, तो आपके पास अल्काइन बन जाएगा। तो कभी कभी आपको अल्कीन से अल्काइन भी अगर जाना पड़ जाए तो आप ये रिएक्शन ध्यान से कर सकते हैं कि अल्कीन से ब्रोमिनेशन करा दें आप इसको CCl4 की प्रेजेंस में, तो जहां पर पाई बॉन्ड है दोनों पर एक एक ब्रोमीन लग जाएगा, और फिर अल्कोहलिक क्योएच डाल करके आप इसको हटा भी सकते हैं। ये तीनों को याद रखना, NBS, SOCl2 और पायरोलिसिस। पायरोलिसिस तो नहीं, बट इनका याद रखना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दे तो। आइए नोट करके एक चीज और लिख लीजिए, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। पढ़े हुए हैं आपने ये, बट फिर भी मैं रिवाइज करा देता हूं एक बार। इसमें ट्रिक लगती है ओम्स गैप। अगर नंबर ऑफ कार्बन 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, अगर 0 है तो प्रोडक्ट हो जाएगा ये O से ऑक्सैलिक एसिड। अगर 1 है तो 1 कार्बन लग जाएगा बीच में, मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड 2 कार्बन लग जाएगा, सक्सिनिक एसिड 3 कार्बन लग जाएगा, ग्लूटेमिक एसिड। कॉमन नेम है। हाँ ये सब ऑफ कोर्स दिखने देखो कॉमन नेम, इसमें 2 इन 3 इन डाई और आ रहा है, 4 लगा दोगे, एडिपिक एसिड। ये हमने पॉलीमर में पढ़ा था। पांच लगा दोगे, पिमेलिक एसिड। तो सक्सिनिक एसिड में एक चीज बतानी थी मेरे को, इसलिए ये सारा मैंने कहा चलो एक सब करा ही देता हूं। ये आपके पास सक्सिनिक एसिड होता है। आपको पता होगा, मैंने 11th में जब आईपीसी पढ़ाई थी तब बताया था कि जब भी आप एसिड से वाटर निकाल देते हो तो हमारा बनता है एसिडिक एनहाइड्राइड, है ना। मिथेनोइक एसिड से मिथेनोइक एनहाइड्राइड बनता है जिसके 2 मोल लेते थे हम। इथेनोइक एसिड से इथेनोइक एनहाइड्राइड बनता था ऐसे हमारे पास सक्सिनिक एसिड से अगर मैं वाटर को अलग कर दूं, यानी कि ये, तो ये बॉन्ड यहां आ जाएगा, ये बन जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये कहलाएगा आपके पास सक्सिनिक एसिड। तो ये आ जाएगा सक्सिनिक एसिड का डिहाइड्राइड, तो सक्सिनिक एनहाइड्राइड।
ठीक है, अब इसकी रिएक्शन आप NH3 से करा दीजिए। तो यहां से वाटर निकलेगा और आपके पास बनेगा ये, इसको हम बोलते हैं सक्सिनिमाइड। और जब इस सक्सिनिमाइड की रिएक्शन HBr से कराई जाती है तो हाइड्रोजन निकलेगा और इसको बोलेंगे N ब्रोमो सक्सिनिमाइड, N ब्रोमो सक्सिनिमाइड, NBS। चलिए आगे लिखिए, फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल, ये भी आपने बहुत पढ़ा है। अब इसमें आपके पास कई सारे हैं, PCl3 से करा दीजिए, PCl5 से करा दीजिए, SOCl2 विद HCl, नहीं SOCl2 से करा दीजिए, सल्फर एंड क्लोराइड। और बोलो क्या था, HCl करा दो, PCl3 से किसी से भी कराओगे प्रोडक्ट में आपके पास RCl ही बनेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि PCl3 से कराओगे तो साथ में आपके पास HCl बनेगा प्लस POCl3 बनेगा, नहीं HCl भी बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। H3PO4 बनता है ना, H3PO4 बनता है साथ में, H3PO3 बनेगा, H3PO4 बनेगा। और जब आप PCl5 से कराते हो तो HCl और POCl3 बनता है। इसका एक बार कंफर्म करना है, H3PO3 तो नहीं है, 4 ही होगा वैसे। SOCl2 से करते हो तो SO2 प्लस HCl भी साथ में बनता है। ये साइड प्रोडक्ट है इनके, 3 है। अरे बच्चे भी ओके, लिखे ग्रूव्स प्रोसेस, ये आपने पढ़ा हुआ है, कहां पढ़ा है, कल अभी जो थोड़ी दिनों पहले हम कह रहे थे क्या नाम से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में जब हमें डिफरेंशिएट करना था तो हम कहते थे कि भाई 1 डिग्री अल्कोहल तो वो नहीं बनाता, टर्बिडिटी नहीं देता, 2 डिग्री अल्कोहल 15 मिनट में देता है, 3 डिग्री अल्कोहल को आधा घंटा या 5 मिनट में देता है, सॉरी 5 मिनट में देता है, 1 मिनट में भी दे सकता है। तो क्या था हमारे पास, क्या थी देखो, ल्यूकास टेस्ट, वही एक्चुअली, बट यहां पर ग्रूव्स प्रोसेस के नाम से हम इसको पढ़ेंगे। CH3 CH2OH, क्या डाला था हमने, HCl डाला था विद ZnCl2, बस वही है। और क्या बनेगा, टर्बिडिटी के लिए ROH विद H2O, ये कहलाता है ग्रूव्स प्रोसेस। इसमें लिखिए फंक्शन ऑफ ZnCl2, फंक्शन ऑफ ZnCl2 लिखिए, ZnCl2 helps in cleavage, बड़ी जल्दी आता है, 7:30 बजे क्लास होती है इनकी, मेरा मन ही करता है चलो। देखिए ZnCl2 helps in cleavage, क्लीवेज मतलब इस बॉन्ड को तोड़ना, क्लीवेज करना, तोड़ देना, इस वाले बॉन्ड के टूटने में हेल्प करता है। इन क्लीवेज ऑफ RO बॉन्ड, ZnCl2 helps in cleavage of RO bond because ZnCl2 is a Lewis base, Lewis acid, because ZnCl2 is a Lewis acid and can form
डेटिव बॉन्ड यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद ऑक्सीजन। कौन सा? डेटिव कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा है? विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो आज इसको यहीं तक रोकते हैं।